हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, आज इस कक्षा में हम शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर का जिसका नाम है विलयन। तो छात्रों, आपके इस प्रश्न मन में आ रहा होगा कि विलयन क्या होता है। और एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा छात्रों कि अब जितने भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जो भी आगे केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, हम सब आपको हिंदी मीडियम पर पढ़ाएंगे। छात्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पढ़ाने का ढंग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और आपको हम दोनों जगहों पर पढ़ाते मिलेंगे आपको। तो छात्रों, चलिए अब चलते हैं इस नए चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर दूसरा है क्लास 12th का। चैप्टर का नाम है विलयन। तो प्रश्न मन में आता है कि विलयन है क्या। तो छात्रों, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक। छात्र इसे नोट्स भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा छात्रों की समांगी मिश्रण क्या है? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। देखिए, समांगी मिश्रण आप बता देता हूं संक्षेप में। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। संक्षेप में बता देता हूं छात्रों, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा समझाने की लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए मिश्रण होते क्या है। मिश्रण वो पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक अवयव मिले होते हैं, तो मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि यहाँ समांगी मिश्रण की बात आई है, इसलिए हम समझाना चाहते हैं कि मिश्रण समझ लीजिए। एक समांगी मिश्रण जो यहाँ पर है, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजेनस मिक्सचर भी कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण को हेटेरोजेनस मिक्सचर भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण होता क्या है? अर्थात ऐसा मिश्रण जिसमें उनके अवयव अर्थात पदार्थ समान रूप से पूरे विलयन में डिस्ट्रीब्यूट हों। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक समझ में कि नहीं? समान रूप से यानी एक समान पदार्थों का वितरण। एक समान पदार्थों का वितरण यानी एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर पूरे तंत्र में पदार्थों का, तो ऐसे पदार्थों को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जब एक समान पदार्थों का वितरण नहीं होगा, एक समान पदार्थों का वितरण नहीं, अगर एक समान पदार्थों का वितरण नहीं है तो ऐसे पदार्थ विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण विलयन होते हैं, इन्हें सत्य विलयन भी कहा जाता है। विषमांगी मिश्रण में कोलाइडी विलयन आते हैं। कोलाइडी विलयन आते हैं और निलंबन आते हैं, जिसे अंग्रेजी में सस्पेंशन बोलते हैं, इन्हें कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। इनको हम सब चीज़ों को आगे पढ़ाएंगे छात्रों। ठीक, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। अब समांगी मिश्रण तो आप जानेंगे। अब एक चीज होता क्या है समांगी मिश्रण में? होता क्या है? एक पदार्थों का समान वितरण होता है, एक समान वितरण होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, एक समान वितरण में वो विलयन उसी अवस्था में होता है जिस अवस्था का वो विलायक होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि विलयन बनता कैसे है। छात्रों, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक। तो विलायक क्या होता है? अर्थात समझ लीजिए, विलायक क्या है? अधिक
मात्रा वाला पदार्थ। विलायक क्या है? अधिक मात्रा वाला। विलेय क्या होता है? विलेय वो पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो। ठीक, तो ये कम मात्रा वाला पदार्थ होता है विलेय। और इस वर्ड में भी काफी कुछ, इसे सॉल्यूट बोला जाता है, इसे सॉल्वेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। विलेय मतलब होता है जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिलाया जाए तो उसे कहते हैं विलेय। और विलायक जिसमें कोई पदार्थ मिलाया जाए दूसरे तरीके से कहा जाता है तो वो विलायक होता है। विलायक अधिक मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है। एक चीज ध्यान रखिए, कभी तुम्हारे पाठ्यक्रम में द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, फिर आपको सब चीजें बताते हैं अच्छे से क्या होता है। द्विअंगी विलयन क्या होते हैं? अर्थात वो विलयन जिनमें दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। कौन? कितने पदार्थों? दो पदार्थों से मिलकर के जो बने होते हैं विलयन, से मिलकर बने विलयन को, मिलकर बने विलयन, दो पदार्थों से मिलकर के बने विलयन को क्या कहा जाता है? द्विअंगी। इसी प्रकार त्रिअंगी, त्रिअंगी मतलब टर्नरी सॉल्यूशन, इसे बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है इंग्लिश में, इसे टर्नरी विलयन। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीन पदार्थों से मिलकर के बने विलयन को हम कहा जाता है त्रिअंगी विलयन। तो ओवरऑल अब आप समझ गए होंगे विलयन क्या होता है। विलयन जो होता है वह विलेय प्लस विलायक का समांगी मिश्रण होता है। समझे? अर्थात विलेय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है, उसका समांगी मिश्रण होता है। तो त्रिअंगी या फोरअंगी कई प्रकार के बहुत से कंपोनेंट मिले होते हैं, तो उसे मल्टी टर्नरी सॉल्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन उन सॉल्यूशनों में विलायक एक ही होगा जो अधिक मात्रा में होगा और विलेय कई हो सकते हैं। जैसे अगर NaCl प्लस शुगर प्लस वाटर, इनका अगर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वाटर मोस्टली ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, स्वाभाविक है अधिक मात्रा, तो ये एक विलायक कहलाएगा और ये दोनों पदार्थ तुम्हारे विलेय कहलाएंगे। ठीक, तो जो मात्रा में कम होते हैं ये दोनों, अर्थात NaCl और शुगर दोनों ही विलेय कहलाएंगे। और ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? त्रिअंगी सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 पदार्थ हैं। हमने कहा था 3 पदार्थों से मिलकर के बने विलयन को त्रिअंगी कहते हैं। इसी प्रकार जितने भी पदार्थ होंगे उतने प्रकार के उतने अंगी विलयन कहलाया जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया विलयन हो गया, विलेय हो गया। अब सब बात आती है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं विलयनों के प्रकार की। हाँ, बात करते हैं छात्रों विलयन के प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए मेरे साथ बने रहिए। अब आपको हम बताते हैं कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए भौतिक अवस्थाओं के, किसके? विलेय विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन और ठोस विलयन या ठोसीय विलयन। पहले प्रकार में बात कर लेते हैं विलेय व विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलेय व विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इस आधार पर अगर हम बात करेंगे तो देख लीजिए, आइए समझते चलिए। हम एक सारणी बना दे रहे हैं और उस सारणी के आधार पर आपको समझा देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा सभी छात्रों को।
हम बात करते हैं विलयन के प्रकार की। विलयन के प्रकार, इसमें भी प्रकार इसके आधार पर बात करेंगे। विलायक, विलायक, विलेय और उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है? ठीक, हम इसे इधर क्रम संख्या भी लिख सकते हैं, क्रम संख्या। तो चलिए इसको हम एक टेबल सी बना लेते हैं और समझने की कोशिश करें छात्रों। देखते हैं किस तरीके से आप लोग समझ पाते हैं इसको। पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब दिमाग लगाइए, क्रम संख्या फर्स्ट रख लेते हैं। अगर विलायक क्या है, मान लीजिए हम विलय की भौतिक अवस्थाएं हैं, तो किसी की एक अवस्था को हम मान लेते हैं। यहां पर अगर हम विलायक को गैस मान लेते हैं और ये भी विलय भी तुम्हारा भी गैस है, ठीक। तीनों अवस्थाओं को पहले हम लिख देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं प्रत्येक के लिए। ये फिर से इसे गैस ही मान लिया जाए और इसको द्रव मान लिया जाए, इसको गैस मान लिया जाए और इसे द्रव मान लिया जाए, ठोस। तो क्या होगा? देखिए, जब कोई भी पदार्थ का विलायक अधिक मात्रा वाला पदार्थ जिस माध्यम का या जिस अवस्था का होता है, विलयन भी उसी अवस्था का होगा। अर्थात यह अवस्था क्या कहलाएगी? ये अवस्था के विलयन क्या कहलाएंगे? समझ जानते हो क्या है? गैसीय विलयन। क्यों? विलायक अधिक मात्रा वाला पदार्थ, तीनों पदार्थ यानी तीनों कंपोनेंट अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी तो क्या है? गैसीय अवस्था है। तो ऐसे विलयन को कहा जाता है गैसीय विलयन। और ये तीन प्रकार के हो जाएंगे, 2 और 3। 3 प्रकार के तुम्हारे ये हो जाएंगे, पहले के परिप्रेक्ष्य में, दूसरे के परिप्रेक्ष्य में, तीसरे। अब जरा दिमाग लगाइए कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। इस लाइन को खींच सकते हो छात्रों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। प्रत्येक कैटेगराइज कर देंगे 3-3 प्रकार के क्रम में। अगर विलायक गैस है, विलेय भी गैस है, जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा उदाहरण हो सकता है। बहुत सिंपल है, जो एयर है, वायु, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या है? वायु। जहां पर होता क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, N2 + O2 + CO2 और अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की गैसें अगर इन्वायरमेंट की हैं, सभी प्रकार की। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में जो होता है वो मोस्टली क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये सॉल्वेंट होती है, ये भी गैसीय अवस्था में है। और विलय तुम्हारे ऑक्सीजन भी है, CO2 भी, अन्य भी गैसें भी इसमें हो सकती हैं। तो ये प्रकार अर्थात गैसों का मिश्रण। दूसरी तरीके से अगर हम दूसरा उदाहरण कोई ले सकते हैं तो गैसों का मिश्रण भी प्रथम प्रकार के विलयन में आएगा, जबकि ये सभी विलयन क्या कहलाएंगे? गैसीय विलयन कहलाएंगे। दूसरा प्रकार का विलयन क्या हो सकता है? जरा सोचिए, विलायक तो गैस ही है लेकिन विलय तुम्हारा द्रव है, तो क्या हो सकता है इसका उदाहरण? हाँ छात्रों, देखिए इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है जल वाष्प का वायु में मिश्रण। यानी जल वाष्प जो होती है, क्या होता है? जल वाष्प का वायु जल वाष्प निश्चित पर जल द्रव अवस्था में होता है, वायु में जाएगा तो गैस में चला जाएगा, तो यह भी जल वाष्प का वायु में मिश्रण एक प्रकार का क्या हो जाएगा? द्रव का गैस में विलयन। और इसी के साथ में क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका भी वायु में मिश्रण, अर्थात CH या हम CHCl3 इसे क्लोरोफॉर्म प्लस N2 भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन में मिश्रण इसका नाइट्रोजन में हो जाती है और क्लोरोफॉर्म वाष्पशील होती है। ये भी वायुमंडल में जाकर के अगर क्लोरोफॉर्म का वायु छोड़ दिया जाएगा तो यह ऑपरेशन से एक मिश्रण बना लेगा जो सोल्यूशन कैसा कहलाएगा? द्रव का गैस में
सोल्यूशन कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं ठोस का गैस में विलयन। ऐसा कौन सा है जो ठोस गैस में? आयोडीन ठोस अवस्था में होती है। आयोडीन वाष्प का जो है, आयोडीन जब वाष्पीकृत होती है, आयोडीन प्लस वायु, सीधे ये कर लीजिए, का मिश्रण जो है क्या कहलाएगा? ठोस का। क्योंकि आयोडीन वाष्प होकर के वायु में मिल जाए तो ऐसे मिश्रण को कहा जाए आयोडीन ठोस अवस्था में होती है और ये तुम्हारा गैसीय अवस्था में होता है। दूसरा, ऊर्ध्वपातन रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे कपूर वाष्पीकृत होकर के किस में चला जाता है? कपूर होता ठोस अवस्था में है, लेकिन वाष्पीकृत होकर के गैस इन्वायरमेंट में चला जाता है, तो कपूर का भी वायु के साथ मिश्रण, कपूर प्लस वायु जो आप ऊर्ध्वपातन करोगे तो वो एक प्रकार का जो मिश्रण बनेगा, तो ये भी आपका मिश्रण किस प्रकार का कहलाएगा? ठोस का गैस में विलयन। तो ये सभी विलयन कहलाते हैं गैसीय विलयन। बुकों में इसे अन्य तरीके से भी डिफाइन किया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इसे बताया गया है, विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, लेकिन उसे समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यहीं पर आप काफी कुछ समझ सकते हैं। तो ये प्रकार हो गया गैसीय विलयन। अर्थात गैसीय विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैस का गैस में, द्रव का गैस में और ठोस का गैस में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 3 प्रकार के और होंगे 6 में, जरा उनकी बात कर लेते हैं। आइए, अब इन विलयनों में अगर विलायक ये गैस था, हम इसे क्या कर ले? इन विलयनों में सब में हम इसे द्रव कर लेते हैं। तीनों अवस्थाओं में हम इसे द्रव कर लेते हैं, तीनों मतलब प्रकारों में। इसको यहां पर वही तरीके से गैस, द्रव, ठोस, ये तीनों हो गए। अगर कोई विलायक द्रव अवस्था में है, विलायक द्रव है, तो वो विलयन भी उसी अवस्था का होगा। ठीक, अर्थात ऐसे विलयनों को उसी अवस्था का विलयन कहा जाता है अगर विलायक जिस अवस्था का होता है। तो ये विलयन क्या कहलाएगा? द्रवीय विलयन या द्रव विलयन। जैसे गैसीय विलयन था, इसी प्रकार ये द्रवीय विलयन का, द्रव विलयन भी से बोलते हैं, द्रव विलयन भी से बोला जाता है। अब इनके उदाहरणों की बात कर लेते हैं। जरा सोचिए, विचार कीजिए कि विलेय गैस हो और विलायक द्रव हो, ऐसा कौन सा उदाहरण हो सकता है प्रकृति में? तो समझ लीजिए, ऑक्सीजन का जल में, ऑक्सीजन जो O2 हो, O2 प्लस जल यानी वाटर का मिश्रण, ऑक्सीजन जो जल में पाई जाती है उसका मिश्रण, प्लस सोडा वाटर। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि नहीं सुना है? सोडा वाटर जो होता है उसमें समझ लीजिए CO2 प्लस वाटर, अर्थात सोडा वाटर भी, सोडा वाटर वो भी गैस का द्रव में विलयन होता है। समझ गए छात्रों? तो इस प्रकार के विलयन। अब दूसरा, द्रव का द्रव में विलयन तो बहुत सिंपल है। जैसे एल्कोहल का, एल्कोहल जैसे शराब, एथेनॉल कह सकते हो, एथेनॉल को, प्लस जल का मिश्रण। इसी प्रकार जरा और चीज में जल, सिरका जानते हो? सिरका, सिरका क्या होता है? जल प्लस एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अम्ल का विलयन होता है। ठीक छात्रों, नेक्स्ट हम बात करेंगे ठोस का द्रव में, अर्थात ऐसा विलयन। ये तो बहुत सिंपल समझते होगे आप लोग। कौन सा? जिसे शुगर या चीनी लेते हो, यानी सुक्रोज, हम केमिस्ट्री की भाषा लिखेंगे सुक्रोज प्लस जल, यानी शरबत, जिसे मोस्टली शरबत बोला जाता है, ये भी है। नमक, नमक प्लस जल, यानी नमक का जल में विलयन, ये भी इस प्रकार का विलयन है। छात्रों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रकार के विलयन, जो क्या होगा? गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन हो गया, यानी द्रव विलयन हो गया। अब जो विलयन होगा वो होगा ठोसी विलयन। किस आधार पर? हम जरा इस पर संख्या लिख देते हैं पहले, फिर आप समझने की कोशिश करें। चलिए, विलायक गैस था, विलायक द्रव था, अब विलायक हम इसे कर लेते हैं ठोस में, सभी अवस्थाओं में ठोस, ठोस, इसमें भी ठोस।
सेम चीज़ वही, गैस द्रव गैस, गैस द्रव ठोस दोनों इसमें भी रख लेते हैं, गैस द्रव व ठोस। हमने कहा था कि अगर विलायक जो अवस्था होती है वही विलयन की अवस्था होती है, और इसी प्रकार के उसी प्रकार का विलयन भी बोला जाता है। तो ठोस है, यहाँ पर क्या है, विलायक कैसे हैं, ठोस हैं, तो ऐसे विलयन को हम कहा जाएगा ठोसीय विलयन या ठोस विलयन। ठोसीय विलयन या ठोस विलयन भी इसे कहा जाता है, ठोस विलयन। इन विलयनों की बात कर लेते हैं। कौन ऐसा क्या है, जो जरा दिमाग लगाना, प्रकृति में क्या हो सकता है, गैस का ठोस में विलयन। तो एक चीज़ है, प्रकृति में तो मुश्किल से मिल सकता है, मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, गैस भी कंडेंस हो जाती है ठोस पर, लेकिन एक केमिकल रिएक्शनें भी होती हैं जहाँ पर हाइड्रोजनेशन होता है, और वहाँ पर निकिल पर क्या होता है, हाइड्रोजन, निकिल कैटलिस्ट पर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाती है, तो वहाँ पर भी एक प्रकार का ऐसा विलयन प्राप्त होता है, अर्थात उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, H2 का Na के साथ विलयन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ये कैटलिस्ट के तौर पर H2 का Na के साथ विलयन जो बनता है कैटालिसिस क्रिया में एड्जॉर्प्शन के कारण, वो भी यही सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक एक उदाहरण की ही बात कर लेते हैं, अन्य भी उदाहरण पॉसिबल हैं। इसी प्रकार से अगर कोई भी गैस किसी ठोस पर एड्जॉर्ब हो जाती है तो उसका भी विलयन है। ऐसे नाइट्रोजन भी कभी कभी ठोसी माध्यम पर सॉलिडिफाइड होने पर एड्जॉर्ब हो जाती है कुछ अवस्था में गैसी स्टेज में, तो वो भी एक उदाहरण उसका हो सकता है। द्रव की बात कर लेते हैं, द्रव का ठोस में, तो ऐसा कौन सा उदाहरण है जो द्रव का ठोस में मिश्रण बन सकता है, जरा दिमाग लगाइए इसके बारे में। ऐसा कौन सा हो जिसमें विलेय द्रव हो और तुम्हारा विलायक ठोस हो। छात्रों दिमाग लगाओ, कौन सा हो सकता है। देखिए ये आसान नहीं है तुमको समझ पाना, क्योंकि अभी बच्चे हो, अभी छात्र हो, अभी आपने इतना अधिक नहीं पढ़ा है। मरकरी और सोडियम का साथ एक एमलगम बनता है, जहां पर मरकरी जो होता है वो क्या होता है, Ag क्या होता है, द्रव होता है, ये धातु जो है द्रवीय अवस्था में पाई जाती है, और ठोस मरकरी का सोडियम के साथ अगर हो जाओगे तो Na+Na, अर्थात सोडियम के साथ अमेलगम जो बनता है, अमलगम, वो भी तुम्हारा इस प्रकार का उदाहरण है। ठीक, और दूसरा है, अगर नेक्स्ट बात की जाए तो बेंजीन का आयोडीन में विलयन। बेंजीन क्या तुम्हारी है, द्रव है, बेंजीन प्लस I2 क्या होता है, ठोस, आयोडीन ठोस होती है, तो इस प्रकार का वो भी तुम्हारा उदाहरण हो गया। अब जरा इस तरीके से सोचिए कि ठोस विलय हो, विलायक ठोस हो, कौन सा उदाहरण हो सकता है। तो मिश्र धातुएं इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अर्थात मिश्र धातुएं क्या है, मिश्र या मिश्रण धातु में बोला जाता है, या मिश्र धातु बोल सकते हैं, धातुएं। एक उदाहरण तुमको दे देते हैं, जैसे पीतल है, या पीतल किसका उदाहरण होता है, जिंक प्लस कॉपर का। तो ये तुम्हारे हो गए इस प्रकार के अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। गैसीय विलयन अर्थात जिनमें विलायक, जिसका माध्यम अगर विलायक गैस होगा तो वो विलयन गैसीय कहलाएगा, जिसका विलायक द्रव होगा वो विलयन द्रवीय विलयन कहलाएगा, जिसका विलायक ठोस होगा वो ठोसी विलयन कहलाएगा। क्योंकि विलयन की अवस्था, भौतिक अवस्था विलायक की ही भौतिक अवस्था होती है, इसलिए विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही उसके विलयन की भौतिक अवस्था होंगी। तो और अलग विलयन देखा जाए इन तीन स्टेटों के आधार पर, तीन स्टेट्स विलय की, तीन स्टेट्स विलायक की, तो टोटल विलयन तुम्हारे 9 प्रकार के हैं, लेकिन इन्हें कैटेगराइज किया गया है। अगर विलयन की अवस्था कहा जाए कि विलयन की भौतिक अवस्थाओं के आधार बताइए, तो विलयन निश्चित तौर पर विलयन भी इन्हीं 3 भौतिक अवस्थाओं में ही पाया जाएगा, गैस, द्रव और ठोस। तो ये इस प्रकार से तुम्हारे विलयन हो जाएंगे। किताबों में इसे अन्य तरीके से भी लिखा गया है विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, लेकिन उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतने ही आप ये इन्हीं में सब कुछ छिपा हुआ है, अलग से इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये छात्र हो गया विलायक व विलय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अब बात हम करते हैं किसके आधार पर,
विलय की मात्रा के आधार पर। तो चलिए दूसरे प्रकार की हम बात कर लेते हैं, इसे मिटाते हैं। अब दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं छात्रों, किस आधार पर? विलय की मात्रा के आधार पर, की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक, या हम कह सकते हैं विलयन की सांद्रता के आधार पर, बात वही है। ठीक, इसे हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी बोल सकते हैं, विलयन की सांद्रता के आधार पर भी इसे हम डिवीजन कर सकते हैं, सांद्रता के आधार पर। जरा अब आ जाइए, इसे समझने की कोशिश करिए। विलय की सांद्रता के आधार पर कई प्रकार के विलयन हैं, हम तुमको बताते कोशिश करेंगे, बताते चलेंगे सभी प्रकार के विलयनों की। पहला है तनु विलयन, और समझते चलिए, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करिए। तनु विलयन कौन से विलयन होते हैं? जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, अर्थात तनु विलयन क्या होते हैं? अल्प विलेय प्लस अल्प है, अम्ल लिखिए, अल्प बहुत कम, यानी बहुत कम होना चाहिए, अधिक विलायक, विलायक अधिक हो और विलेय कम हो, अर्थात ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, तो ऐसे विलयनों को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? तनु विलयन। अब दूसरे प्रकार के विलयन की बात कर लेते हैं, थोड़ा अलग कलर से लिख दें, ज्यादा बेटर रहेगा, ब्लैक से ही लिख दें। सांद्र विलयन, इसे अंग्रेजी में औ से ऊपर वाले को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है, इसे कंसंट्रेटेड विलयन भी इसे बोला जाता है। ठीक, सांद्र विलयन क्या होता है? अर्थात वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक, उसमें मतलब ओवरऑल समझ लीजिए कि बराबर हो या उससे ज्यादा हो भी हो सकती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। अर्थात वो विलयन क्या होता है जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, विलय की अधिक मात्रा विलायक में। ठीक, तो वो हम ऐसे कहेंगे सांद्र विलयन। तनु विलयन हो गया, सांद्र विलयन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ये कौन से विलयन होते हैं? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सैचुरेटेड विलयन। जैसे आप खाना खूब अच्छे से खा लीजिए, जब आप पर्याप्त मात्रा में खाना ले लेंगे तो आपकी भूख मिट जाएगी, आप संतृप्त अवस्था में पहुंच गए हैं, अर्थात अब आप उसमें अन्य भोजन नहीं ले सकते, अन्य चीज नहीं खा सकते, क्योंकि आपका पेट पूर्णतः फुल हो गया है। ऐसे ही अर्थात जब अधिकतम विलय की मात्रा मिला दी जाए, जिससे ऊपर उसका अन्य विलय उसमें घुलना बंद हो जाए, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके। ठीक, समझे कि नहीं? तो संतृप्त विलयन क्या होंगे? वह विलयन जिनमें विलय की और मात्रा ना घोली जा सके, ठीक छात्रों, अर्थात वह विलयन जिनमें विलय की और मात्रा घोली ना जा सके। और यह संतृप्त विलयन एक निश्चित ताप पर होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं तुमको बता दूं, और इसी पर अर्थात ऐसी अवस्थाओं पर विलय की सांद्रता उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तुमको बताता हूं कि जो शुगर है, चीनी, कितना ग्राम घोल सकती है?
जानते हो क्या आप लोग इसके बारे में? 204 ग्राम शुगर कितने 100 ml 100 ml यानी जल में घोली जा सकती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये उसकी विलेयता है, क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। समझे कि नहीं? और इससे अधिक 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 ml जल में इससे अधिक हम नहीं घोल सकेंगे। समझे कि नहीं? और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो संतृप्त विलयन की सांद्रता एक निश्चित टेम्परेचर पर होती है। अगर वो बढ़ा दी जाएगी टेम्परेचर तो उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ सकता है। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड बात करेंगे तो 200 लगभग 11.4 ग्राम जो है चीनी यानी शुगर कितने 100 ml वाटर में जल में घुल सकती है कितने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, थोड़ा बढ़ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सांद्रता चीनी की और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन इससे अधिक आप इसमें नहीं घोल सकते। अर्थात यह विलयन की इसमें सांद्रता क्या कहलाती है? संतृप्त। ऐसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अर्थात इससे ज़्यादा हम इस टेम्परेचर पे इसमें नहीं घोल सकते। इसी प्रकार 211.4 ग्राम से ज़्यादा हम जल में नहीं घोल पाएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। समझ में नहीं छात्रों? तो ये हो गई तुम्हारा संतृप्त विलयन। चौथा है अति संतृप्त विलयन। फिर हम असंतृप्त विलयन भी बता सकते हैं। पहले लिख लेते हैं अति संतृप्त संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं? अर्थात ऐसे विलयन जिसमें विलेय संतृप्त विलयन की अपेक्षा ज्यादा हो, घुला हो। लेकिन तुम सोच रहे हो तो सर घुल नहीं सकता, फिर कैसे हो जाएगा, बन कैसे सकता विलयन? तो वह विलयन है, इसमें शॉर्ट करने सकते हैं, जिनमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। अब जरा सोचिए, जिनमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे? तुम तो कहोगे सर इससे ज़्यादा घुलेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी कैसे है? जैसे मैं इसी विलयन को अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो घुल गया, लेकिन अगर टेम्परेचर घटा दिया जाए तो क्या होगा? यही देखिए, ये सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन यानी 211.4 ग्राम। तो अगर ऐसे विलयन अर्थात जिनमें देखिए यहाँ पर क्या है 211.25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 211.4 ग्राम जल में घुल सकता है। लेकिन अगर घुलने के पश्चात उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस विलयन का सोल्यूशन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। अर्थात यही अगर इसी सोल्यूशन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लिया जाए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिलहाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना घुल सकता है। अब अगर हम इसी सोल्यूशन को यानी 211.4 ग्राम शुगर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आएंगे तो वहां पर ये अति संतृप्त विलयन कहलाएगा और ये इसमें क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। अर्थात विलयन को अगर हम छोड़ देंगे, ऐसे विलयनों को छोड़ने पर क्या हो जाता है? क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलीकरण किसका? विलयन का। क्रिस्टलीकरण किसका होने लगता है? विलयन का शुरू हो जाता है। अगर थोड़ी देर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हम छोड़ दें तो क्रिस्टलीकरण जो है उस विलयन में शुरू हो जाए, यानी क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे अति संतृप्त विलयनों में। और संतृप्त मतलब जैसे आप वही चीज़ है कि हम भूख तो लगी नहीं, जबरदस्ती कोई आपको खिला दे, ठूस दे, अधिक मात्रा में और खिला दे बेहोश कर करके, तो आप क्या है अब सुपर स्टेज आ जाएगी, सुपर सैचुरेटेड स्टेज आ जाएगी कि हाँ आपको तो कभी मना ही नहीं था, जबरदस्ती खिला दिए हैं, हो सकता है आपको उल्टी भी हो जाए इसी स्टेज में। ठीक, तो वही दशा है कि हम जबरदस्ती उसको और खिला दिए, डाल दिए मात्रा उसमें,
तो क्या करेगा वो, फिर आप सामान्य टेम्परेचर पर आने पर वो क्रिस्टलीकरण, उसमें जो एक्सेस मात्रा में कोई क्वांटिटी है, अगर चीनी ही एक्सेस मात्रा में जल में है अधिक मात्रा में, तो वो क्रिस्टलीकृत होना शुरू हो जाएगा। समझे छात्रों? तो ये हो गया तुम्हारा असंतृप्त। अब नेक्स्ट प्रकार का है क्या बोले, वो पांचवा प्रकार का असंतृप्त। अब ये सोच रहे हो असंतृप्त, असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये विलयन क्या है? अर्थात हम खाना खा लें लेकिन ज़्यादा खाना ना खाएं, तो क्या भूखे तो भी हैं और भी खा सकते हैं। अर्थात ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलय मिलाया जा सके। और इनमें क्या था, वो विलयन जिसमें विलय और अधिक नहीं घोला जा सकता था, वो संतृप्त विलयन थे। असंतृप्त अर्थात जिनमें अधिक घोल दिया जाए जबरदस्ती, फिर वो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है उनमें विलयनों का। असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन जिनमें और अधिक विलय घोला जा सके, उन्हें क्या कहा जाता है? असंतृप्त। यानी विलयन जिनमें और अधिक विलय घोला जा सके, विलय घोला जा सके। ठीक समझ में नहीं? विलयन जिनमें और अधिक विलय घोला जा सके। जैसे हम कम ही खाना खाए, भूखे रह गए, तो हम और खा सकते हैं, तो ऐसी अवस्था हमारी कहलाएगी असंतृप्त विलयन। असंतृप्त अवस्था हमारी कहलाएगी ये विलयन के परिप्रेक्ष्य में। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं, आप सिरका देखते हो। सिरका में क्या होता है? 5% लगभग अप्रोक्सीमेटली 5% जो है CH3CO है, एस्टिक एसिड किस में होता है? वाटर में होता है। अगर चाहो तो इसमें और एस्टिक एसिड मिला दो, थोड़ा और इसमें एस्टिक एसिड मिला सकते हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये अर्थात सिरका क्या है? असंतृप्त विलयन है। इसी प्रकार तुम मान लीजिए 5 ग्राम चीनी 100 ml वाटर में मिला दिए, तो ये तो विलयन है असंतृप्त। अगर इसमें चाहो तो और 5 ग्राम मिला दो, 5 ग्राम मिला दो, हो सकता है और इसमें और मिल जाएगी, काफ़ी मिल जाएगी, 240 ग्राम तक मिल जाएगी लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऐसे विलयन अर्थात जिनमें हम और अधिक मात्रा में विलय मिला सकते हैं, तो ऐसे विलयनों को कहा जाता है असंतृप्त विलयन। तो ये तुम्हारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, या विलयन की सांद्रता के आधार पर। कौन से तन विलयन? जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। असंतृप्त विलयन वह विलयन की अवस्था होती है जहां पर उसमें और अधिक विलय न घोला जा सके, और अधिक उसमें विलय न घोला। अति संतृप्त अर्थात उसमें जबरदस्ती और अधिक संतृप्त विलयन की जो लिमिटेशन हो, उससे ज़्यादा भी उसमें विलय घोल दिया जाए, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं अति संतृप्त विलयन। और वो क्रिस्टलाइजेशन उनमें प्रक्रिया शुरू हो जाती है अगर उन्हें रूम टेम्परेचर छोड़ दिया जाए। असंतृप्त विलयन वो विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सके। तो ये तुम्हारे प्रकार के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ विलय के आधार पर 5 प्रकार के विलयन हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के विलयन। अब तीसरे प्रकार का विलयन क्या है? राउल्ट राउल्ट के नियमानुसार ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, इसका मतलब हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। इस नियम के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ये पूछा बहुत बार जाता है परीक्षा में, आदर्श विलयन और दूसरा है अनादर्श विलयन। इसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन, इसे कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, मोस्टली ये तनु विलयन होते हैं। क्या होते हैं? जो वो विलयन वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये मुख्यतः विलयन कैसे होते हैं? ये मुख्यतः बहुत तनु विलयन होते हैं। क्या होते हैं? तनु विलयन होते हैं। रियलिटी में तनु विलयनों पर ही ये नियम लागू हो पाता है राउल्ट का। अनादर्श विलयन वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल विलयन कहलाते। ठीक छात्रों, अब राउल्ट का क्या नियम है ये आगे आप पढ़ते रहिए। इसी विलयन में हम आपको पढ़ाएंगे राउल्ट का नियम क्या है। ये वाष्पीकरण से संबंधित विलयनों के वाष्पीकरण, वाष्प दाब से संबंधित नियम है। इसको हम अगले लेसन में अगले इसी पार्ट में, अगले हिस्से में आपको पढ़ाएंगे इसी विलयन में। छात्रों बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हम वहाँ पर भी आपको यही वीडियो मिलेंगे आपको छात्रों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।